तो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, जिसमें यूनिट फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट में आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया, उसका फार्मूला बताया, मात्रक बताया, यूनिट आपको बताए, और वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फार्मूला भी डिराइव कराया। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जब दो समान व विपरीत प्रकृति के, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश अल्प दूरी पर रखे हों तो वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए कि जब दो समान परिमाण के व विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों तो उनसे बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव में एक सिरे पर धन आवेश होता है और दूसरे सिरे पर उतने ही परिमाण का ऋण आवेश होता है, और ये दोनों जो आवेश हैं अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ये वैद्युत द्विध्रुव की क्या करते हैं, रचना करते हैं। इसी क्रम में वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आपको पता है कि जब दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों तो उनमें से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, और यह एक सदिश राशि है और इसकी जो दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है किधर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक आपको बताया गया कूलाम मीटर होता है। ठीक है, कूलाम मीटर। इसका जो विमेय सूत्र होता है वो होता है L/A होता है। ठीक है, ये तो निकलवा दिया गया है। अक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में हम क्या ज्ञात किए थे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे। तो अक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला हमने निकाला था, क्या निकाला था कि E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³। ये फार्मूला हमने ज्ञात किया था, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अब इसी को अगर हम सदिश रूप में दिखाना चाहें तो E भी क्या है, सदिश राशि, P भी क्या है, सदिश राशि। इस पर हम क्या करेंगे, वेक्टर लगा देंगे तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। तो वेक्टर E = होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 वेक्टर p/r³। ये वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको बता दिया गया था। और यहाँ पर एक चीज और आपको बताया गया कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति में, अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है किधर होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में। वेक्टर E की जो दिशा होगी वो वेक्टर P की दिशा में होती है। ठीक है, वेक्टर E की जो दिशा होगी किधर होगी, वेक्टर P की दिशा में होती है। अर्थात हम कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय व अनुदैर्घ्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी किधर होगी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ पर P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये, तो इसकी दिशा में होगी। ठीक है, और इसकी दिशा किधर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है।
P की जो दिशा होगी किधर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो क्या होगी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होगी। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या इसी को कहते हैं अनुप्रस्थ, निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें उदाहरण के तौर पर कल हम समझाए थे अक्षीय स्थिति, जैसे सपोज कर लिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये इधर एक आवेश है, उतने ही परिमाण का आवेश इधर भी है, इनके बीच की दूरी बहुत अल्प है, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति में ज्ञात करेंगे तो इसके अक्ष के अंदिश इधर भी हम ज्ञात कर सकते थे, इसके केंद्र से कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते थे, इधर भी हम इसके अक्ष के अंदिश यहाँ कहीं पर हम इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते थे। तो अक्षीय स्थिति में था। लेकिन यहाँ पर अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सपोज कर लीजिए कि ये कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है, तो एक आवेश इधर है, उतना ही परिमाण का आवेश इधर ही है, और दोनों पर आवेश का परिमाण समान है, लेकिन इन दोनों के आवेश की प्रकृति जो है वो भिन्न भिन्न है। एक पर ऋण आवेश है तो एक पर धन आवेश है, ठीक है, या इधर ऋण आवेश हो सकता है या इधर धन आवेश हो सकता है, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति में मतलब द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत, तो ये द्विध्रुव का ये अक्ष हो गया, इसके अभिलंब होती है, तो इसके अभिलंबवत यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके अभिलंबवत इधर भी हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, इधर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, इधर भी क्या कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके अभिलंबवत जैसे ये है तो इसके अभिलंबवत यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया जा सकता है, इधर भी ज्ञात कर सकते हैं, इधर भी ज्ञात कर सकते हैं, इधर भी नीचे की तरफ भी वैद्युत क्षेत्र, इसके अभिलंबवत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति क्या होगा कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत इसके केंद्र से कुछ दूरी पर, सपोज के लिए दूरी है यहाँ से, यहाँ पर क्या करना, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इधर भी ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ नीचे भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, और इधर भी क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं तो इसका फिगर कैसे बनेगा। फिगर अगर समझ जाएंगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आइए समझाने का प्रयास करते हैं। तो डेरिवेशन थोड़ा लंबा है तो फिर इधर से फिगर बना के समझाते हुए चलते हैं। तो मान लीजिए ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये सपोज कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसको नाम दिया जा रहा है ए बी। ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इसको नाम दे रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं बी। माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो के किससे मिलकर बना हुआ है, धन क्यू आवेश
और ऋण क्यू आवेश से बना हुआ है। ये वैद्युत द्विध्रुव AB का जो निकाय है वो धन क्यू आवेश और ऋण क्यू आवेश से क्या हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितना है, 2L, अर्थात इन आवेशों के बीच की दूरी कितना है, 2L है। ये 2L हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं? इतनी बात तो क्लियर हो गया कि माना AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो धन क्यू आवेश और ऋण क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, और इनके बीच की जो अल्प दूरी है वो कितना है, 2L है। कितना है, 2L है। और इसको क्या किया गया है, K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, कि जिस माध्यम में इसको रखा गया है उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, K है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में, तो वैद्युत द्विध्रुव AB के निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में, आप निरक्षीय कहिए चाहे अनुप्रस्थ स्थिति कहिए, ठीक है, तो इसका मतलब इसके लंबवत, इस जो वैद्युत द्विध्रुव है इसकी अक्ष के लंबवत, तो इसके अक्ष के लंबवत AB के लंबवत इसके केंद्र, AB के केंद्र अर्थात मध्य बिंदु, केंद्र O से R दूरी पर स्थित यहां पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, समझ रहे हैं इतना कि AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थित या अनुप्रस्थ स्थिति में द्विध्रुव AB के केंद्र O से, सपोज कर लिए इस केंद्र O से इसकी दूरी कितना है, R है। केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। ठीक है, केंद्र O से, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब थोड़ा यहां आप ध्यान दीजिएगा, AB की लंबाई कितना है, 2L है, इसका केंद्र O है, तो यहां से यहां तक की ये दूरी कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक की ये दूरी कितना होगा, L हो जाएगा, और यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक, जब ये पूरी दूरी 2L है तो ये केंद्र O हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये दूरी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, ये भी दूरी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। तो केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए धन आवेश, ये आवेश है, तो इस आवेश का अपना एक वैद्युत क्षेत्र होगा, तो इसके क्षेत्र में ये बिंदु P स्थित होगा, तो ये धन क्यू आवेश इस पर क्या करेगा, एक बल लगाएगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो धन क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो धन क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए ये धन क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु A पर धन क्यू आवेश रखा गया, तो EA भी मान सकते हैं, E1 भी मान सकते हैं, तो आप चाहे E मानिए चाहे E1 मानिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो धन क्यू आवेश जो है बिंदु A पर स्थित है, तो इसके कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका परिमाण कितना मान लीजिए, E है, कितना है, EA, या E1 भी मान सकते हैं, वो हमारे ऊपर है, हम कैसे उसको हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन क्यू आवेश के कारण जब ये हो गया तो इसकी दिशा किधर होगी, तो ये धन क्यू स्रोत आवेश धन क्यू आवेश है, तो धन क्यू आवेश के कारण यहाँ P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी जो दिशा होगी वो धन आवेश से दूर या बाहर की ओर होगी। धन आवेश से दूर किधर होती है, बाहर की ओर होती है, तो इसकी दिशा इस दिशा में हो जाएगी। वेक्टर है। ठीक है, क्लियर हुआ, इसकी दिशा इधर हो गई, तो धन क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गया। अब इसी तरह ऋण क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा,
तो ऋण क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण क्यू आवेश का भी अपना क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र होगा। तो इसके क्षेत्र में स्थित होगा, तो ये इस पर क्या करेगा, बल आरोपित करेगा, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा। तो बिंदु P पर वैद्युत ऋण क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, चूंकि ऋण क्यू आवेश बिंदु B पर रखा गया है, इसलिए ऋण क्यू आवेश के कारण P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम उसको EB मान सकते हैं या E2 मान सकते हैं। अगर इसको हम E1 मानेंगे तो इसको इसके कारण यहाँ पर E2 मान सकते हैं। या धन क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, तो ऋण क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना मान लिया गया, EB है। कितना है, EB। और इसकी दिशा किधर होगी, आपको बताया गया है अगर स्रोत आवेश ऋणात्मक है तो उसके कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी उस स्रोत आवेश की ओर ही होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होगी किधर होगी, स्रोत आवेश के ओर ही होती है। तो ऋण क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो स्रोत, इसकी जो दिशा होगी स्रोत आवेश की ओर होगी, तो इसका परिमाण कितना है, मान लीजिए EB। इसका परिमाण कितना हो गया, EB, वेक्टर EB कर दे रहे हैं, ठीक है। ये किसके कारण, स्रोत ऋण क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना हुआ, EB हुआ, लेकिन इसकी दिशा किधर होगी, स्रोत आवेश की ओर ही होगी, ठीक है। इतना बात तो क्लियर हुआ, ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा, अब हमें ये AP निकालना है और BP निकालना। धन क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी, धन क्यू आवेश से P की दूरी निकालने के लिए, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें दूरी की आवश्यकता पड़ेगी, तो धन क्यू आवेश से P की दूरी कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो यहां देखिए हम ए फिगर के नीचे ज्ञात कर ले रहे हैं AB। देख रहे हैं कि ये दूरी कितना है, ये OA का मान कितना L है, और यहाँ O से P की दूरी कितना है, R है, ठीक है। तो यहां से इस पर क्या किया गया, एक लंब डाला गया, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये क्या होगा, 90 अंश होगा। जब ये 90 अंश होगा, ये वाला ये 90 अंश हो जाएगा, तो ये 90 अंश के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो त्रिभुज POA में, POA क्या है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये AP क्या हो गया, कर्ण हो गया। वो आप जानते हैं कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां से कर्ण का मान निकालेंगे, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। तो इसमें लंब कौन होगा, R हो, ये OP हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितना है, R है, और आधार कितना है, L है। तो AP का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक, क्लियर हुआ इतना। अब इसी क्रम में इसी तरह ऋण क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें भी यहां से एक लंब डाला गया है, OP लंब हो गया, ठीक है। तो ये 90 डिग्री जब हो जाएगा ये, तो ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज के सामने की ये भुजा जो BP है ये क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। तो जब ये कर्ण होगा तो ये लंब होगा, ये क्या होगा, आधार होगा। तो लंब कितना है, R है, और कर्ण आधार कितना है, L है। तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट क्या होगा, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब कितना है R, तो R का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना है L, तो L स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो देख रहे हैं AP की वैल्यू कितना, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। इसी तरह BP की वैल्यू भी कितना है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। तो देख रहे हैं कि AP और BP की जो वैल्यू है वो क्या है, AP और BP की वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक। AP और BP का मान कितना आ गया, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आया, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं, अब इतनी बात तो आप समझ गए, ठीक है। अब यहां आप क्या करेंगे
कि धन q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लीजिए। तो देखिए धन q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु धन q आवेश के कारण, इस धन q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है? EA। कितना माना गया है? EA। तो क्या हो जाएगा? वेक्टर EA, वेक्टर EA बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू आवेश कितना है? Q है, तो Q अपॉन फार्मूला आप जानते हैं, बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर होता है कि नहीं? तो यहाँ R की वैल्यू क्या होगा? √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ R के स्थान पर हम क्या रख देंगे? √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रख देंगे। तो देखिए क्योंकि धन q आवेश से P की दूरी कितना निकाले हो? √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो इतना हो गया। इसकी दिशा किधर होगी? AP की दिशा में। इसकी जो दिशा होगी वेक्टर AP की दिशा में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी? AP की दिशा में। ये स्रोत आवेश से दूर बाहर की ओर होगी। इसको थोड़ा सीधा कर दे रहे हैं। स्रोत आवेश से दूर बाहर की ओर होगी। ठीक है, अब इसी तरह ऋण q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लीजिए। ऋण q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऋण q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या होगा? ऋण q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना? EB। तो ये हो जाएगा वेक्टर EB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। चूंकि एक के परावर्तांक वाले माध्यम में रखा है तो K रख दिया गया, इंटू आवेश का परिमाण कितना है? Q। तो Q अपॉन ऋण Q आवेश से बिंदु P की दूरी कितना है? √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये हो गया √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब चूंकि स्क्वायर होता है तो यहां पर हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर भी क्या कर दिया जा रहा है? स्क्वायर कर दिया जा रहा है। ठीक, अब इन दोनों समीकरणों को देखिए, इसकी दिशा किधर होगी? इसकी दिशा किधर होगी? ध्यान दीजिए, वेक्टर AB की दिशा किधर है? स्रोत आवेश की ओर है। ठीक है, अर्थात PB की दिशा में, वेक्टर PB की दिशा में। ये वेक्टर EB की जो दिशा है किधर है? स्रोत आवेश की ओर है, अर्थात PB की दिशा में हो गया ये। अब इन दोनों को देखने से क्या मालूम हो रहा है कि धन q आवेश के कारण P पर जो क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है और ऋण q आवेश के कारण P पर क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण है, दोनों के परिमाण क्या है? बराबर है। लेकिन एक की दिशा इधर है और एक की दिशा इधर है। ठीक है, दिशा क्या है? भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? तो बिंदु P पर हमें परिणामी तीव्रता ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम मान ले रहे हैं कि ये कोण कितना है? थीटा। ये कोण कितना है? थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन जो ये है, ये को क्या करेंगे? दो घटकों में वियोजित करेंगे कि धन q आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, ये को हम क्या करेंगे? दो घटकों में वियोजित करेंगे। तो दो घटक में वियोजित करेंगे तो क्या होगा?
तो इसको दो घटकों में विभाजित करेंगे तो एक घटक तो ये हो जाएगा और दूसरा क्षैतिज घटक ये हो जाएगा। ये क्षैतिज घटक होगा और ये क्या होगा, ऊर्ध्व घटक हो जाएगा। ठीक है, तो एक कोण जब थीटा है तो ये कोण कितना होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, समझ रहे हैं, ये कोण थीटा है तो ये देखिए दो समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा एक काट रही है, तो ये कोण थीटा है तो एक कोण क्या होगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये भी कोण कितना होगा, थीटा ही होगा। ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा, एकांतर कोण हो गया। ठीक है, अब ये कोण थीटा है तो ये भी कोण कितना होगा, थीटा ही होगा। थीटा मान लिया जा रहा है, थीटा ही है, तो थीटा ये है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। संगत कोण हो जाएंगे, तो ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, ये कोण थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब ये को हम दो घटकों में वियोजित कर रहे हैं, तो एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्व घटक। ठीक है, तो देख रहे हैं थीटा इसके साथ है तो इसका जो क्षैतिज घटक हो जाएगा ये का क्या होगा, ये दूसरे पेन से कर दें ताकि क्लियर रहे, तो ये क्या होगा, ये का एक घटक क्षैतिज घटक हो जाएगा क्योंकि थीटा इसके साथ है, तो हो जाएगा ये कॉस थीटा। क्षैतिज घटक क्या होगा, ये कॉस थीटा। ठीक है, क्षैतिज घटक इसका क्या हुआ, ये कॉस थीटा हुआ। ठीक है, अब इसका ऊर्ध्व घटक क्या होगा, ये साइन थीटा। ये का जो ऊर्ध्व घटक होगा वो क्या हो गया, ये साइन थीटा हो गया, ये साइन थीटा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि धन की आवेश के कारण पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, ये को दो घटकों में विभाजित किया, एक तो क्षैतिज घटक हो गया, दूसरा क्या हो गया, ऊर्ध्व घटक हो गया। ठीक है, अब इसी तरह ऋण की आवेश के कारण पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ईबी है, तो ईबी को हम क्या करेंगे, दो घटकों में विभाजित करेंगे। ठीक है, तो ये थीटा इसके साथ है तो ये जो क्षैतिज घटक होगा वो क्या होगा, ईबी। थीटा इसके साथ है तो ये हो जाएगा घटक ईबी कॉस थीटा, ईबी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया ईबी कॉस थीटा हो गया, और इसका ईबी का जो ऊर्ध्व घटक है, ये ईबी का ऊर्ध्व घटक जो होगा ये, तो ये क्षैतिज घटक ईबी कॉस थीटा हुआ, तो ऊर्ध्व घटक क्या होगा, ईबी साइन थीटा, ईबी साइन थीटा, ये ऊर्ध्व घटक। ठीक है, अब देखिए एक समांतर चतुर्भुज पूरा करेंगे। क्या पूरा करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज पूरा करते हैं। ठीक है, तो एक समांतर चतुर्भुज पूरा करेंगे, तो समांतर चतुर्भुज के नियम से परिणामी किसके द्वारा निरूपित होता है, परिणामी ये है परिणामी, तो परिणामी किसके द्वारा निरूपित होगा, विकर्ण के द्वारा। ठीक है, तो इसके एक भुजा पर ये वेक्टर ये हो गया और दूसरी भुजा पर ये क्या है, इस भुजा पर वेक्टर ये भी हुआ। ठीक है, तो जैसे समांतर चतुर्भुज आप पढ़े हैं, ये ए बी सी डी। ठीक है, तो ये अगर वेक्टर ए से निरूपित हो रहा है और ये वेक्टर ई बी से निरूपित हो रहा है, तो इसका परिणामी जो होगा ये क्या होगा, परिणामी विकर्ण द्वारा निरूपित होगा, तो ये क्या हो गया, इसका परिणामी हो जाएगा ये। उसी तरह ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है ये। ठीक है, तो इसका विकर्ण क्या होगा, इस भुजा द्वारा वेक्टर ये निरूपित हो रहा है, इस भुजा द्वारा वेक्टर ये भी निरूपित हो रहा है, तो ये क्या होगा, विकर्ण होगा। तो विकर्ण क्या करेगा, परिणामी को निरूपित करेगा, अर्थात बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी किसके द्वारा निरूपित होगा, इस विकर्ण द्वारा निरूपित होगा। तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा और ये भी साइन थीटा। और एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि P पर जो ये का ऊर्ध्व घटक है ये साइन थीटा,
बिंदु P पर E का जो ऊर्ध्व घटक है E sin थीटा ऊपर की ओर लग रहा है, और EB का जो ऊर्ध्व घटक है EB sin थीटा, ठीक है। और आप देखिए इस समीकरण से थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा, इसको हम 1 मान ले रहे हैं और इसको हम 2 मान ले रहे हैं, तो समीकरण 1 और 2 से थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या होगा। समीकरण 1 और 2 से दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष क्या होगा, बराबर हो जाएगा, तो वेक्टर EA बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर EB, ठीक है। लेकिन इनका परिमाण बराबर है, दिशा क्या है, अलग अलग है, तो EA बराबर क्या हो जाएगा, EB हो जाएगा। परिमाण बराबर है, EA और EB बराबर है, लेकिन दिशाएं क्या है, वेक्टर EA की दिशा AP की दिशा में है, वेक्टर EB की दिशा PB की दिशा में, तो इन दोनों के परिमाण बराबर है, अर्थात P पर धन q आवेश और ऋण q आवेश के कारण जो तीव्रता लग रही है उन दोनों के परिमाण बराबर, लेकिन दिशाएं क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है। तो EA और EB क्या है, बराबर है, लेकिन दिशाएं क्या है, विपरीत है, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो इन दोनों का परिमाण बराबर हो गया, तो यहां ध्यान दीजिए कि EA sin थीटा ऊपर की ओर लग रहा है, EB sin थीटा नीचे की ओर लग रहा है, तो EA और EB बराबर हैं, तो इसका मतलब EA sin थीटा और EB sin थीटा दोनों के परिमाण बराबर, लेकिन दिशाएं विपरीत हैं, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो EA sin थीटा EB sin थीटा के प्रभाव एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं, क्योंकि दोनों के परिमाण बराबर हैं और दिशाएं क्या है, विपरीत हैं, तो एक दूसरे जो EA का ऊर्ध्व घटक EA sin थीटा और EB का ऊर्ध्व घटक EB sin थीटा दोनों के परिमाण बराबर हैं, लेकिन दिशाएं विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, ठीक है। तो निरस्त कर देंगे तो P पर जो क्षेत्र की तीव्रता होगी किसके कारण होगी, EA के क्षैतिज घटक EA cos थीटा और EB के क्षैतिज घटक EB cos थीटा के कारण होगी, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इतना तो क्लियर हो रहा है कि EA sin थीटा और EB sin थीटा दोनों के परिमाण बराबर हैं, लेकिन दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो P पर जो परिणामी तीव्रता होगी किसके कारण होगी, EA के घटक जो क्षैतिज घटक EA cos थीटा और EB का जो क्षैतिज घटक है EB cos थीटा, इन दोनों के क्षैतिज घटकों के कारण P पर क्या होगी, परिणामी तीव्रता होगी। अब देख रहे हैं EA cos थीटा भी जिस दिशा में है उसी दिशा में EB cos थीटा है, और दोनों क्षैतिज घटक एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो P पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो क्या होगा, जुड़ जाएगा, वो क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां आप लिख सकते हैं कि वेक्टर EA व वेक्टर EB के परिमाण बराबर हैं, वेक्टर EA तथा वेक्टर EB के परिमाण बराबर हैं, वेक्टर EA तथा वेक्टर EB के परिमाण बराबर हैं तथा दिशाएं भिन्न हैं, तथा दिशाएं भिन्न हैं, ठीक है। दिशाएं क्या है, भिन्न है। तो देख रहे हैं कि EA और EB के जो लंबवत घटक हैं, EA को हमने क्या किया, 2 घटकों में विभाजित किया, EB को भी 2 घटकों में विभाजित किया, ठीक है। अब लिखेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, समझने का प्रयास कीजिए कि EA और EB के जो लंबवत घटक हैं या ऊर्ध्व घटक हैं EA sin थीटा और EB sin थीटा, ये दोनों परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, ठीक है। और EA और EB का जो क्षैतिज घटक है बिंदु P पर लग कार्य कर रहा है, तो दोनों एक दिशा में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी EA और EB के क्षैतिज घटकों के योग के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो EA तथा EB के परिमाण बराबर है तथा दिशाएं क्या है, भिन्न है। तो थोड़ा लिख दे रहे हैं, EA
तथा EB के लंबवत घटक ये साइन थीटा, लंबवत घटक परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत है, होने के कारण विपरीत दिशा में होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, अर्थात ये साइन थीटा और ये भी साइन थीटा दोनों के परिमाण बराबर होने के कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं। देख रहे हैं कि इन दोनों समीकरणों से E बराबर EB निकाले हैं, तो EA और EB क्या है, बराबर है। तो EA साइन थीटा, तो EB के स्थान पे ये लिख सकते हैं, ये साइन थीटा हो जाएगा। दोनों के परिमाण बराबर हो गए लेकिन दिशाएं विपरीत है, तो एक दूसरे के प्रभाव को ये क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। ठीक है, लेकिन EA और EB के क्षैतिज घटक, EA और EB के क्षैतिज घटक तथा EA तथा EB के क्षैतिज घटक EA cos थीटा तथा EB cos थीटा, EA cos थीटा तथा EB cos थीटा परिमाण में बराबर तथा समान दिशा में है, परिमाण में बराबर हुआ एक ही दिशा में है, तो ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, एक ही दिशा में है तो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो बिंदु P पर परिणामी छेद की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, यहां केवल फिगर समझना है। ठीक है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E बराबर क्या हो जाएगा, EA का क्षैतिज घटक क्या होगा, EA cos थीटा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं तो हो जाएगा EA cos थीटा प्लस EB का जो क्षैतिज घटक है P पर वो क्या होगा, EB cos थीटा। ठीक है, तो देख रहे हैं EA बराबर EB है, तो EA के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, EA ही लिख सकते हैं या EB लिख सकते हैं, या EB के स्थान पर EA लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर खो दे रहे हैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए ऊपर में खो दे रहे हैं इसको। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर रखा जाएगा। तो देखिए यहाँ EA बराबर EB है, तो EA के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, EB लिख सकते हैं, या EB के स्थान पे EA कर दीजिए, या सीधे आप मान रख दीजिए। तो EA का मान, EA के स्थान पर हम क्या रखेंगे, EB, तो EB रख दिया जा रहा है, तो हो जाएगा EB, इसको हम 1 2 इसको 3 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो EB cos थीटा प्लस EB cos थीटा, समीकरण 3 से ये आपके समझने के लिए बता दिए हैं कि EA के स्थान पे क्या रख दिया गया, EB रख दिया गया, या डायरेक्ट आप EA और EB की वैल्यू भी आप रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए EB cos थीटा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2EB cos थीटा, 2EB क्या आ गया, cos थीटा आ गया। ठीक है, अब देखिए तो बिंदु P पर जो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता आया कितना आ गया, 2EB cos थीटा। EB की वैल्यू आप निकाले हो, E का मान, EB का मान कितना निकाले हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये तो निकाला गया था। अब यहां क्या है, कॉस थीटा है, तो इंटू कॉस थीटा। अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। अब कॉस थीटा की वैल्यू चाहे इस त्रिभुज से निकाल सकते हैं, चाहे इस त्रिभुज से निकाल लीजिए, किसी एक त्रिभुज से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज किसी भी त्रिभुज में ले लीजिए, POA में, त्रिभुज POA में कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो ये क्या हो गया, आधार हो गया, और कर्ण क्या हुआ, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कॉस थीटा बराबर आधार हो गया OA, और कर्ण क्या है, PA या AP लिख सकते हैं, AP। OA का मान कितना है, यहां से यहां तक की दूरी कितना है, L, तो L बटे AP का मान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, तो यहां कॉस थीटा की वैल्यू यहां से उठा के रख दीजिए, तो E बराबर क्या आ जाएगा, 2 का यहां मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2Q अपॉन, यहां स्क्वायर तोड़ेंगे, यहां स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर एल स्क्वायर आ जाएगा, इंटू कॉस थीटा की वैल्यू यहां से एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अब इसका गुणा कर लीजिए, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2QL अपॉन, अब थोड़ा यहां ध्यान दीजिए, यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और ये अंडर रूट में है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ अंडर इसका इसमें गुणा करना है, तो जैसे देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे x अंडर रूट x में गुणा करेंगे तो इसको x गुणे x के घात 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ आधार समान है, तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो क्या होगा, x घात 1 धन 1/2, तो 1 में 1/2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, x घात 3/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कहने मतलब x अंडर रूट x की वैल्यू कितना होगा, x घात 3/2 होगा। अब यहाँ उसी तरह ये इस अंडर रूट में है, अंडर रूट में नहीं, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका अंडर रूट उठाएंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के घात 1/2, इसका घात 1 जुड़ेगा, क्या होगा, 1 में 1/2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाना नहीं, डायरेक्ट आप रख सकते हैं, हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो इसका घात कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब यहां देखिए 2QL, अब इसको थोड़ा हम और आसान, मतलब एक फार्मूला आपको बताया गया, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण बराबर P बराबर क्या बताया गया, Q इंटू 2L आपको बताया गया है, और इसका जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2QL, होगा कि नहीं होगा। तो 2QL के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण। तो 2QL के स्थान पर क्या हो जाएगा, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसके स्थान पर P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब थोड़ा यहां ध्यान देना है, फिगर से ही देख लीजिए, ये L की वैल्यू है स्मॉल l, और यहां से यहां तक की दूरी r है। ठीक है, तो यहां दोनों आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी है वो कितना है, 2L है, तो इसका जब आधा हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो देख रहे हैं फिगर से स्पष्ट है कि L की वैल्यू R की तुलना में क्या है, बहुत कम है, चूंकि R इज वेरी वेरी लेस देन, चूंकि L इज वेरी वेरी लेस देन R, कि L का मान R की तुलना में कम है। तो यहाँ L स्क्वायर है, तो L स्क्वायर की वैल्यू जो होगी R स्क्वायर की तुलना में और कम हो जाएगी। तो L स्क्वायर को हम क्या करेंगे, R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लेते हैं, छोड़ देते हैं, इसलिए L स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, नगण्य मान लिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ L स्क्वायर को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो जब छोड़ देंगे तो क्या होगा,
इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू पी अपॉन यल स्क्वायर को छोड़ दिया गया। थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा, यल स्क्वायर की यल का मान आर की तुलना में बहुत कम है, तो यल स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर की तुलना में और कम होगा। ठीक है, तो जब और अत्यधिक और कम होगा, अत्यंत और कम होगा, तो यल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। इसलिए यल स्क्वायर को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जब यल स्क्वायर छूट जाएगा तो क्या होगा, आर स्क्वायर की घात 3/2। अब कोष्टक हटाएंगे तो आर स्क्वायर की घात 3/2, 2 से 2 कर दिया, कितना आ गया, आर क्यूब आ गया। ठीक है, तो यल स्क्वायर को जब छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आर क्यूब। ठीक है, कितना आ गया, आर क्यूब आ गया। तो ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या आया, 1/4πε0 के इंटू P अपॉन आर क्यूब। कितना आ गया, P अपॉन आर क्यूब, न्यूटन प्रति कूलम। यूनिट भी आप लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आ गया, फार्मूला हमें प्राप्त हुआ क्या, इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू पी अपॉन आर क्यूब। अब इसी को सदिश रूप में लिखना होगा, तो सदिश रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। अब एक चीज और यहां थोड़ा देखिए, तो सदिश रूप में लिख रहे हैं कि अगर ये वैद्युत द्विध्रुव वायु या निर्वात में रखा हो, यदि वैद्युत द्विध्रुव वायु या निर्वात में हो, निर्वात में रखा हो, तो वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, 1 होता है। अर्थात माध्यम के परावैद्युतांक की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ के स्थान पर हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन इंटू पी अपॉन आर क्यूब, ये हो जाएगा ये। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो या सदिश रूप में क्या होगा, सदिश रूप में, सदिश रूप में सदिश रूप में क्या होगा, ई क्या है, वेक्टर है, तो इस पर वेक्टर लगा देंगे। तो वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 इंटू वेक्टर पी अपॉन आर क्यूब। लेकिन यहां देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी इस दिशा में है, देख रहे हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। लेकिन यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो क्या होगा, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगा। ठीक है, तो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर है और ये द्विध्रुव की अक्ष के समांतर है। देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो है इसके अक्ष के क्या है, समांतर, लेकिन इसकी दिशा इधर है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो इसकी दिशा इधर होगी, इसकी दिशा इधर है, तो इसलिए यहां पर माइनस लगा दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की क्या है, विपरीत है। तो विपरीत होने के कारण यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलत कर जाएंगे। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सदिश रूप भी पूछा जा सकता है, जैसे कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में उसके केंद्र से या अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप। ठीक है, या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। लेकिन यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की क्या है, विपरीत है, इसलिए माइनस लगा हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर तथा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के दिशा के विपरीत दिशा में होती है, अर्थात धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। नीचे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, लिखा दे रहे हैं। अक्षीय स्थिति में किधर होती है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। और निरक्षीय स्थिति में किधर होती है? वैद्युत ध्रुव की अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। तो यहां देखिए वैद्युत ध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी? वैद्युत ध्रुव की अक्ष के समांतर वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष वैद्युत ध्रुव के अक्ष के समांतर वैद्युत ध्रुव के अक्ष के समांतर तथा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में अर्थात किधर से किधर? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, ठीक है। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में अर्थात वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो इसके विपरीत दिशा में होगा तो विपरीत दिशा में होगा तो किधर होगा? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश की ओर। और अक्षीय स्थिति में क्या था? अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है? वैद्युत ध्रुव की दिशा में होती है, अक्ष के अंदिश वैद्युत ध्रुव के दिशा में होती है, अर्थात ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। लेकिन निरक्षीय स्थिति में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो क्या होगी? वैद्युत ध्रुव के अक्ष के समांतर वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में अर्थात धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। तो ये दो पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि अक्षीय स्थिति में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा में अर्थात ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, वो भी अक्ष के अंदिश, ठीक है। और निरक्षीय स्थिति में क्या होगा? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी? वैद्युत ध्रुव की अक्ष के समांतर वैद्युत ध्रुव की अक्ष के समांतर तथा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में अर्थात धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट और है, थोड़ा समझ लीजिए कि अक्षीय स्थिति में आपने अक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आपको बताया गया, E बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r³, ठीक है, 2p/r³। और निरक्षीय स्थिति में आपको बताया गया, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आप क्या निकाले हैं? E = 1/4πε0 इंटू p/r³। इसको हम E डैश मान ले रहे हैं, E डैश मान लीजिए निरक्षीय वाले को। तो थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिएगा इस फार्मूले पे।
तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P/r³। यहाँ 2 है तो यहाँ इसको 2 कर दे रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं। तो E बराबर क्या होगा, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति में उसके वैद्युत ध्रुव के निरक्षीय स्थिति में उसके केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E डैश मान लिए हैं, तो ये E डैश इंटू 2, तो E बराबर क्या हो जाएगा 2E डैश। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वैद्युत ध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कितना होता है, 2 गुना होता है। ठीक है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के केंद्रों से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कितना होता है, 2 गुना होता है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इतनी बात तो समझ गए होंगे, तो थोड़ा यहाँ आप लिख भी सकते हैं। तो पॉइंट क्या होगा, वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दोगुनी होती। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कितनी होती है, 2 गुनी होती। ठीक है, तो ये पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिशा पे भी ध्यान रखिएगा कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है अक्ष के अंदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, अर्थात वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के दिशा में होती है। लेकिन निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है वो द्विध्रुव की अक्ष के समांतर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में अर्थात धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। और अगला हेडिंग है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलों का आघूर्ण। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है, तो इसको भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।